सो हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, केम छो, कैसा है, क्यों होना चाहिए अपना। मैं हूं आपका दोस्त शेख गुलाम मुस्तफ़ा। और सबसे पहले मैं आपको और आप सबके परिवार को, आप सबको और आप सबके परिवार को आने वाले साल की यानी कि 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये ईश्वर से ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां, सुकून, समृद्धि, अच्छा शरीर, हेल्थ एंड वेल्थ लेकर आए। आपका, आप और आप सबका परिवार सेफ रहे, सुरक्षित रहे और जिंदगी को खुशियों के साथ जिए। जहां तक बात सेफ और सुरक्षा की है तो थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं कहने में, बिकॉज ऑफ के देश का माहौल कैसा है आप सबको पता ही है, खास करके महिलाओं के लिए। रेपिस्ट, कन्विक्टेड रेपिस्ट, जिसका गुनाह साबित हो चुका है, ऐसे लोगों को हमारे माननीय जजेस जमानत दे रहे हैं। और जमानत देने के बाद इस तरह के जो क्राइम सोचने वाले लोग हैं या क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में किस तरह की चीजें घटेगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया। आप सबको पता है उन्नाव केस में एक नाबालिग लड़की का बलात्कार हुआ था उन्नाव में। और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ मैं किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहता। मैं किसी राजनीति उसमें नहीं जाना चाहता। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम अगर अपने वीडियोस में लेता हूं तो मेरे मेरे ऊपर बहुत सारे मतलब स्टैंप लग जाएंगे कि मैं किसी दूसरी पार्टी का एजेंट हूं या दूसरी पार्टी का दलाल हूं, इसलिए मैं किसी एक पार्टी के बारे में बुरा बोल रहा हूं। मैं नॉन पॉलिटिकल रहा हूं स्टार्टिंग से। पॉलिटिक्स मुझे, आई हेट पॉलिटिक्स, राजनीति मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन सबको पता है कि वो किस पार्टी में था वो इंसान जिसने उस नाबालिग का बलात्कार किया था। इस तरह के लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी में है, ऐसे लोग हर राजनीतिक पार्टी में है, हर जगह है, क्योंकि जानवरों का कोई ठिकाना नहीं होता, जानवर हर जगह होते हैं। बट ज्यादातर जो चीजें निकल के बाहर आई वो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि मैं अगर अंकिता भंडारी मर्डर केस के बारे में बात करूं, जो हम 4 जनवरी को जंतर मंतर पे जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी के लिए पूरी पब्लिक इकट्ठा हो रही है। वहाँ पे उनके लिए जस्टिस, इंसाफ की मांग करने के लिए। सबको पता है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता भंडारी को प्रेशराइज किया गया था किसी हाई प्रोफाइल नेता के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने के लिए। रिजॉर्ट के मालिक जो थे उसने प्रेशराइज किया, बोला कि तुम्हें उसके साथ रातें गुजारनी पड़ेगी। वो चीज उस लड़की को मंजूर नहीं हुई और उसे मार दिया गया। जिस
नेता के लिए, जिस पार्टी के नेता के लिए बोला जा रहा था, वो भी लोगों के सामने आ चुका है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे नेशनल न्यूज़ चैनल के थ्रू हो, कि किसके लिए बोला जा रहा था, सबको पता है। मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज़ ऑफ के एक तो मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, दूसरा आपको पता है मेरा धर्म, क्योंकि धर्म को मतलब धर्म के आधार पे मुझे जस्टिफाई कर दिया जाएगा 2 मिनट में, ठीक है? अगर मैं यादव होता, अगर मैं सिंह होता, अगर मैं राजपूत होता, चौहान होता, तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता। फिर भी उनके साथ भी प्रॉब्लम्स, जैसे ध्रुव राठी अगर अपने वीडियोज़ में कुछ फैक्ट बोलते हैं, सच बोलने की कोशिश करते हैं, तो उनके ऊपर भी उनको भी ट्रोल किया जाता है, उनके ऊपर भी उँगलियाँ उठने लगती हैं और उनको भी गालियाँ सुनने को मिलती है। बहुत सारी गालियाँ उनको भी कमेंट्स में सुनने को मिलती हैं। लेकिन मेरा तो धर्म ही ऐसा है कि 2 मिनट में मुझे ट्रोल करके और सीधा बोला जाएगा कि इसको पाकिस्तान भेजो। खैर, तो यही है कि चीज़ें सोचने वाली बात है कि एक लड़की अपनी इज्जत को दांव पे लगाने के लिए तैयार नहीं है, अपनी इज्जत नहीं बेचना चाहती, तो उसको मार दिया जाता है। या एक नाबालिग का रेप होता है और पुलिस, यूपी पुलिस रेपिस्ट को ना पकड़ के उसके बाप को जेल में डाल देती है और वहाँ थाने में ले आती है और वहाँ उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके वकील के ऊपर गाड़ियाँ, उस लड़की के वकील के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती है। विटनेस को हॉस्टाइल किया जाता है, जो गवाह होते हैं उनको डराया धमकाया जाता है। थैंक्स टू सीबीआई के इस मामले में यूपी पुलिस से कुछ नहीं बन पाया, तो सीबीआई को केस सौंप दिया गया और सीबीआई ने मामले की जांच की और पता चला कि ये कन्विक्टेड रेपिस्ट है। सिर्फ उसने ही रेप नहीं किया, बाकी गैंग रेप किया। गैंग रेप मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में उसने गैंग रेप करवाया उस बच्ची का, जो नाबालिग बच्ची थी। चीजें सोच सोच के न जाने क्यों घुटन सी होने लगती है दोस्तों, कि एक तरफ एक नारा सुनने को मिलता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दूसरी तरफ वो लोग जिनके हाथों में बेटियों की, देश की बेटियों की सुरक्षा है, वो लोग ही उसकी इज्जत को तार तार कर रहे हैं, उसकी इज्जत से खेल रहे हैं। और हमारा लॉ एंड ऑर्डर उन्हें खुलेआम आज़ादी दे देता है, बेल दे देता है, पैसों के बलबूते पे। चीजें बहुत चुभती हैं, और जब चीजें चुभती हैं तो सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आवाज उठाते हैं और बोलते हैं, जिनकी आत्मा जिंदा है, जिनको लगता है कि बोलना चाहिए, जिनको दिखता है, जैसे मुझे दिखता है कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से चीज़ों का माहौल खराब होते जा रहा है। मैं देश की राजधानी में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, रात में किसी भी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे अकेली औरत अगर किसी को दिखती है, तो लोगों की नज़रें उसे इस तरह से घूरती हैं, इस तरह से देखती हैं कि वो देख के, मतलब मैं मर्द हूँ, मेरा भी मतलब कलेजा दहल जाता है। मैं अंदर से डर जाता हूँ कि ये किस तरह का माहौल बना हुआ है सुरक्षा का। चाहे अब वो दिल्ली का आनंद विहार बस स्टैंड हो, या कश्मीरी गेट हो, या सराय काले खां हो, या दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो। रात होते ही बहुत सारे जानवरों का एक झुंड जो है ऐसे चीज़ों की तलाश में निकलता है
ऐसी चीज़ों की तलाश करता है जहाँ उसे अकेली औरत या अकेले बच्चे जो क्राइम डेटा का जो रिपोर्ट है, क्राइम डेटा बेस की रिपोर्ट, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे क्राइम डेटा जो इंडियन क्राइम डेटा रिपोर्ट है, वो कहती है कि हर 3 मिनट में इंडिया के अंदर में किसी औरत के साथ छेड़खानी हो रहा है, मोलेस्ट किया जा रहा है, या हर 7 मिनट में एक औरत के साथ रेप हो रहा है। बहुत शर्मनाक, मतलब मुझे कहते हुए भी शर्मनाक लग रहा है कि हमारा देश किस लेवल पे आ गया है। और ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था कुछ कर नहीं रही या पुलिस कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं होती है जिसे वो घुमाए और मतलब जादू से चीज़ों को कर दे। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि पुलिस ने अपना काम बहुत जल्दी किया, बहुत जल्दी। जैसे कि निर्भया, जो निर्भया बलात्कार हुआ था, जो सबसे आज तक का देश से सबसे हीलियस क्राइम माना जाता है, जिसको निर्भया रेप को दिल्ली में जो हुआ था बस के अंदर में, उसमें साउथ दिल्ली की जो डीसीपी मैम थी, उन्होंने 5 दिन के अंदर में जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने रेप किया था और जिन्होंने ये हरकतें की थी, सबको अरेस्ट किया। इवन बिहार जा के उठा के लेके आए थे। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं करती, बस पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाया और क्रिमिनल्स को पकड़ लिया। और ख़ास करके जो बड़े शहर होते हैं, मेट्रो सिटी होते हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत अलग-अलग राज्य के लोग आके रहते हैं, बहुत अलग-अलग जगह से लोग आके रहते हैं, अलग-अलग स्टेट के लोग रहते हैं। वो पीछे से क्या करके आए हैं, पीछे से किस तरह के क्राइम करके आए हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, साउथ से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो पीछे से क्या क्राइम, किस तरह का क्राइम करके आए हैं, ये बताना बहुत मुश्किल होता है, खास करके पुलिस को। और 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, 2 करोड़ में सिर्फ 2 लाख पुलिस वाले, 2-2.5 लाख पुलिस वाले हैं। और एक-एक पुलिस वालों के, मैं ये नहीं कि मतलब मैं पुलिस का फेवर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली पुलिस के जो हैं मेरे बहुत खास दोस्तों में से हैं, उनके साथ उठना बैठना होता है, उनका काम देखता हूँ कि कितना प्रेशर है। कई कई दिन घर नहीं जा पाते, कई कई दिन फैमिली से नहीं मिल पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का बर्थडे है, अकेले फैमिली मना रही है, बट वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। होली, दिवाली, दशहरा, ईद पे भी वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कोई त्यौहार भी नहीं मना पाते हैं। और ना उनके पास कोई अलादीन का चिराग होता है जिसको घिसते ही पता चल जाए कि क्राइम किसने किया है। बट फिर भी पुलिस चाहे कहीं की भी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कोशिश करती है कि क्राइम लेवल नीचे रखे, बहुत ज़्यादा क्राइम रजिस्टर ना हो। बट जो जानवर हैं वो अपना काम करते हैं और क्राइम करते हैं। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि हम 4 तारीख को अंकिता भंडारी के लिए जंतर मंतर जा रहे हैं दिल्ली में। अगर आप आ सकें तो उस बेटी को, देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अगर आप आ सकें बाहर आके अपने घरों से, तो प्लीज़ आइएगा। निवेदन है आपसे, प्लीज़ आइएगा। जितने लोग आएंगे, क्योंकि प्रोटेस्ट अक्सर देखा गया कि प्रोटेस्ट से ही बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार सुनती है। जब तक पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करती या पब्लिक बाहर नहीं आती किसी चीज़ को कहने के लिए, जैसे कि अभी हाई कोर्ट ने जब बेल दे दिया था उस रेपिस्ट को, उन्नाव केस में जब उस रेपिस्ट को बेल दे दिया गया था, तो पब्लिक सड़कों पे आई, विरोध किया उस बेल का, उस जमानत का विरोध किया, तो जाके सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको मतलब जो है उस बेल को खारिज कर दिया कि नहीं, बिल्कुल हम इस तरह के गुनाहगार को, जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है और जिसका गुनाह साबित हो चुका है, हम बेल नहीं देंगे। तो उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है अंकिता भंडारी केस में भी मतलब सही फैसला सुनाएंगे और बहुत सारी चीज़ों में सही फैसला करेंगे। जैसे कि अभी बात करूं मैं अरावली के पहाड़ियों की, कि गवर्नमेंट ने एक वो डाला था कि 100 मीटर से नीचे जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनको तोड़ दिया जाए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, बाद में अपने ही फैसले को उन्होंने बाद में रिजेक्ट किया कि नहीं, गलत है, क्योंकि अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेके दिल्ली एनसीआर तक फैली हुई है और बहुत
मैं कहूँ कि मतलब जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं अरावली के पहाड़ियों के, जो अ, जैसे कि डस्ट, जब राजस्थान का जो डस्ट है, जो रेत है, उस रेत को दिल्ली एनसीआर या हरियाणा तक आने में, उसको रोकने में जो है अरावली की पहाड़ियाँ बहुत काम करती है। बारिश के दिनों में मानसून अगर आता है तो अरावली के पहाड़ियों में जो जंगल है उसकी वजह से ही मानसून आता है, कुछ दिन तक रुकता है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें माइनिंग होते होते उसको भी पहाड़ों को ख़त्म किया जा रहा है, इलीगल माइनिंग कर करके। तो आहिस्ता आहिस्ता मानसून भी आप देखेंगे कि बारिश भी होनी बंद हो गई, ऑलमोस्ट बारिश नहीं होती है बरसात के मौसम में। नहीं तो पहले महीनों बारिश होती थी, अब तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन की बारिश होती है। तो कुछ चीज़ें हैं, एक बैलेंस है कि कुछ चीज़ें नैरेटिव है, अगर नेगेटिव है समाज में या देश में, तो कुछ चीज़ें अच्छाई भी है। एक लॉ एंड ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ही है एक जिस पे हम भरोसा करते हैं, और हम वैसे भी कानून पे भरोसा करते हैं, संविधान को सबसे ऊंचा मानते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा हमारे लिए, मैं उनको दिल से नमन करता हूं। अगर वो संविधान नहीं लिखते तो आज पता नहीं हमारा क्या होता, जंगल राज होता देश में। और ये तो कन्फर्म है कि संविधान सबसे ऊंचा है और देश संविधान से चल रहा है, और इसी तरह से संविधान से चले, कानून से चले, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस संविधान के तरीकों से अपने फैसले सुनाते हैं, तब दिल को खुशी होती है कि चलो कहीं ना कहीं हमारे देश में या हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर है। हम मतलब इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि हमें अगर कुछ हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम अपने कानून का इस्तेमाल करके इंसाफ पा सकते हैं। तो बस यही उम्मीद करूंगा आप सबसे कि आप लोग सुरक्षित रहें, अपने अपने परिवार के साथ ठीक से रहें, ज़रूरत ना पड़े अननेसेसरी तो बाहर ना निकलें। और क्योंकि बाहर का माहौल बहुत ही ज़्यादा मतलब बिगड़ता चला जा रहा है, और कुछ नहीं कर सकते अगर, तो उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें जो लोग ऐसे दरिंदों के शिकार हो चुके हैं, ताकि उनको इंसाफ मिल सके, उन्नाव की उस बेटी को, देश की उस बेटी को इंसाफ मिल सके जिसके साथ इतनी बुरी तरह से मतलब जो है घटना घटी। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल सके, आज वो हमारे बीच नहीं है, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं हमें सुन रही होगी। यह देश की जो भी बेटी बहनों के साथ में जो गलत हुआ है उनको इंसाफ मिल सके। बस इतना ही आप सबसे नए साल में प्रार्थना करूंगा कि अगर आप नहीं आ सकते अपने अपने घरों से निकल के, और सोशल मीडिया पे सही लोगों को सपोर्ट करें, सही चीज़ों को सपोर्ट करें, ना कि गलत को, ना कि आप कुछ भी सुनते हो किसी र्यूमर्स को या किसी अफवाह को, उसको फॉरवर्ड करते हो या फैलाते हो। तो पहले आपको ईश्वर ने आपको सोचने की शक्ति दी है, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, समझदार लोग हो, तो सोचने की ज़रूरत है कि अगर एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है किसी चीज़ के भी खिलाफ, तो सबसे पहले उसके फैक्ट को जांच लें, उसके सच्चाई को जांच लें कि इसमें कितना सच और कितना झूठ है, इसके बाद ही उसे कहीं फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप पे या अपने सोशल मीडिया पे कहीं भी। तो और जो सही लोग हैं, जो सही चीज़ों के लिए आवाज़ उठाते हैं, गलत के लिए आवाज़ उठाते हैं, गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको सपोर्ट करें सोशल मीडिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट करें या मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक। मैंने अक्सर बोला है मुझे बहुत सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा स्टार नहीं बनना है सोशल मीडिया का, ठीक है। ईश्वर की देन है कि मैं जितना हूँ, जितना करता हूँ,
इतने में मैं अपने आप में खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जो कर पा रहा हूँ। बट कुछ बातें होती हैं दिल में, दिमाग में, जब वो घुटन बनने लगती है, अंदर ही अंदर जब घुटने लगता हूँ, तो आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। शेयर इसलिए कर देता हूँ कि मन हल्का हो जाता है। और एक बात कहना चाहूँगा कि 1 तारीख हमारी शादी की सालगिरह भी है। ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद 2 इंसान एक साथ ही रहें तो ही रिश्ता रहता है, ऐसा भी नहीं है। हर अपनी अपनी इंसान की सोच, अपनी मर्ज़ी होती है। वो आज मेरे साथ नहीं है, पिछले कई सालों से, 3-4 सालों से नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अगर डिवोर्स हो जाता, तलाक हो जाता, तो एक बात समझ में आती कि हम अपनी-अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बट हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते, एक छत के नीचे नहीं रहते, एक कमरे में नहीं रहते, बट फिर भी रिश्ते में तो हैं हम एक दूसरे के साथ में, रिश्ता जुड़ा हुआ है। तो 1 तारीख को ही 1 जनवरी को ही हमारी शादी की सालगिरह है, तो आप सबसे उम्मीद करूँगा कि आप शादी की सालगिरह की बधाइयाँ देंगे हमें, और ख़ास करके मुझे भी और उनको भी। तो यही है कि मेरी ये सोच है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, उनका फ़ैसला था, किसी वजह से, किसी कारण से, वजह कुछ भी हो सकता है, उनकी सोच थी, हो सकता है कहीं मैं गलत हूँ, या कहीं वक्त गलत है, या कहीं वो गलत है, पता नहीं क्या गलत था, क्या सही था जिस वक्त उन्होंने ये फैसला लिया है साथ नहीं रहने का। बट ये है कि शादी एक ऐसा एक रिश्ता है कि जब किसी इंसान के साथ जुड़ जाता है तो वो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता। मेरा तो ये ऐसा मानना है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक आप पूरी तरह से डिवोर्स नहीं ले लेते या कहीं और शादी नहीं कर लेते, और ना, आप सबको पता है कि मैं और कहीं शादी तो करूँगा नहीं, और ना ही डिवोर्स जैसा कुछ मेरे दिमाग में कभी आएगा देने के लिए। खैर, तो फिर से एक बार आप सबको आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। आने वाला साल आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, सुकून लेकर आए, और इन्हीं सब के साथ जो है इजाज़त चाहूँगा आपसे। बस इतना ही कहूँगा कि मुझे दुआ में याद रखना। थैंक यू।